Hello students, welcome to this video. In this video we are going to discuss about the Keynesian theory of income and employment. तो हमने पहले क्या डिस्कस कर लिया था, हमने क्लासिकल थ्योरी और क्रिटिसिज्म और क्लासिकल थ्योरी हमने पूरी तरह से पढ़ लिया। तो क्लासिकल थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था कि एम्प्लॉयमेंट जो होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट एक जनरल कंडीशन होती है, ओके, और कभी भी गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाता है, ठीक है। तो कीन्स ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था कि उन्होंने बोला कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट एक जनरल कंडीशन नहीं है, ओके, और जो है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होता है ताकि हम फुल एम्प्लॉयमेंट रिस्टोर कर पाएँ। और वेज क्या होता है, वेज रिजिड होती है, प्राइस रिजिड होते हैं, उनमें क्विक एडजस्टमेंट नहीं होता है, इसलिए शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन या इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। इतनी सी चीज़ समझ गए। अब कीन्स की थ्योरी के बारे में समझ लेते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो अग्रीगेट डिमांड इज की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओके। एंड फर्दर ये क्या है, ये थ्योरी जो है, दिस इज़ वेरी सिस्टमेटिक एंड द रियलिस्टिक एनालिसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, okay. This is very systematic and realistic analysis of employment, ओके। और इसमें चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये शॉर्ट रन से रिलेटेड है, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू शॉर्ट रन, ये आपको ध्यान रखनी है। इट इज़ रिलेटेड टू दी शॉर्ट रन, ये शॉर्ट रन से रिलेटेड है। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट रन में हमारी कुछ चीज़ें होती है जो पूरी तरह से पूरी तरह नहीं, आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट होती है। यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी हो गई, और दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल, आगे मैं बात कर लेता हूँ एफिशिएंसी, ठीक है। ये पूरी ऑल फैक्टर्स और ऑल तरह की चीज़ें जो हमारे आउटपुट या सप्लाई को इफ़ेक्ट करती हैं, तो ये शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो हमें आउटपुट को इंक्रीज़ करना तो कैसे कर सकते हैं, अगर हमें इफ़ वी वांट टू इंक्रीज आउटपुट, दैट कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू द लेबर फोर्स। therefore output level can be raised through the labor force। आप लेबर फोर्स को इंक्रीज़ करोगे तभी आपका आउटपुट इंक्रीज़ हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि केन्स ने क्या बोला। तो केन्स मोस्टली अग्रीगेट डिमांड और लेबर पे उनका एनालिसिस पूरा फोकस करता है, किन दो चीज़ों पे, अग्रीगेट डिमांड आपको ध्यान रखना है, एंड आपकी लेबर फोर्स, इन दो चीज़ों पे केन्स की थ्योरी पूरी तरह से इन्हीं के सराउंड में रहती है, ठीक है। और आगे देखना है कि केन्स बोलते हैं कि वेज डज नॉट एडजस्ट क्विकली टू बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई। और इन्होंने कहा है कि जो वेज होती है हमारी, ठीक है, वेज डज नॉट एडजस्ट क्विकली, ठीक है। तो वेज जो है कभी भी क्विकली एडजस्ट नहीं होती है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो इनका बुक का नाम आपको ध्यान रखना है कि जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। कई बार पूछ लेते हैं कि इनके बुक का क्या नाम है, ठीक है। अब आगे आपको एक कंसेप्ट और समझना है जो काफ़ी बार आपके कीन्स की थ्योरी में पूछा जाता है, तो वो है आपके, इसको मैं सिंपल तरीके से बोलूँ तो इसको कहते हैं हम इफ़ेक्टिव डिमांड। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि डिमांड प्राइस या डिमांड इज़ इफ़ेक्टिव इफ़ एट दिस प्राइस AD इज इक्वल टू AS, ठीक है।
आपको इफेक्टिव डिमांड का ये मीनिंग है कि ये पर्टिकुलर प्राइस है जिस पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है, या फिर आप सीधा बोलो कि वो एग्रीगेट डिमांड जब वहाँ जहाँ पे वो डिमांड के इक्वल होती है। सिंपल तरीके से आप ऐसे भी बोल सकते। तो एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि आपको मैंने एग्रीगेट डिमांड के बारे में बताया, अब एग्रीगेट सप्लाई के बारे में देखो। तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड ही यहाँ पे की फैक्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि एग्रीगेट सप्लाई इज इन्फ्लुएंस बाय द टेक्निकल एंड फिजिकल कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने सप्लाई पे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं किया है, ठीक है। और सप्लाई वाले फैक्टर जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किए, जो जो मोस्टली जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, तो जनरली ये क्या करते हैं, ये शॉर्ट टर्म में ये कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक इन्होंने बात की है सप्लाई के बारे में, इन्होंने ज़्यादा बात नहीं की है, ठीक है। तो इन्होंने एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड पे ज़्यादा बात की है, ठीक है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड साइड के जो फैक्टर है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी इकोनॉमी को या एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। तो इन्होंने जब जैसे ही एग्रीगेट सप्लाई को क्या बोलते हैं, ये आप अलग अलग तरह से करते थे। एग्रीगेट सप्लाई means the amount of money that is expected in the economy। ओके क्या है ये है, मतलब एक एक्सपेक्टेड मनी है, ठीक है। वो कब इकोनॉमी एक्सपेक्ट करती है, from the sale of the product। okay, aggregate supply means amount of money that is expected in the economy by the firms from the sale of output, ठीक है। sale of output which is produced by the labor, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप कहाँ पे आप सप्लाई कब करेंगे, आपको एक मिनिमम अमाउंट पैसा मिले आप तभी तो सप्लाई करेंगे, नहीं मिलेगा तो आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अमाउंट इन्हें मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह आप एग्रीगेट डिमांड को इन्होंने दूसरे तरीके से बताया। वैसे हम नॉर्मली जो एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन बनाते हैं, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में रिलेशनशिप होता है कि हाउ डज द सप्लाई रिएक्ट टू चेंज इन द प्राइस, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो यही बात ये भी यही कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप वो डेफिनेशन लिखनी है तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसी तरह एग्रीगेट डिमांड मीन्स द एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, जैसे मैंने प्राइस की बात की, ये होता है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट इज एक्सपेक्टेड बाय फर्म बाय सेलिंग आउटपुट, मीन्स द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर that is expected from sale of goods that are produced with labor, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जैसे आप एक तो ये तो हो गया एग्रीगेट सप्लाई, एक मिनिमम प्राइस आपको क्या मिलना चाहिए, और एग्रीगेट डिमांड आपकी सेल से क्या मिलना चाहिए, सारी सेम चीज़ें। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इसको देखिए डिमांड कब इफेक्टिव बनती है, ठीक है, क्योंकि इस पर एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल होते हैं, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम बन जाता है, कई बार अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी बन जाता है। तो इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू ऐसे भी बता सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एग्रीगेट, देखिए एक एग्रीगेट सप्लाई को मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये कुछ इस तरह से जाएगा एग्रीगेट सप्लाई का, सॉरी ये एग्रीगेट सप्लाई इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि स्लोप इंक्रीजिंग ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। जैसे जैसे आप लेबर को इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉयमेंट लिख रहा हूँ, जैसे जैसे आप लेबर को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वैसे क्या हो जाएगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इसलिए ये बता रहा है। तो और सप्लाई कब क्या बता रहा है, तो ये प्राइस बता रहा है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ
मनी जो है वो जो है एक सप्लायर को मिलना चाहिए फ्रॉम सेल ऑफ आउटपुट, क्योंकि वो लेबर को उसका पेमेंट करना है। तो इसी तरह अग्रीगेट डिमांड को हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अग्रीगेट डिमांड भी क्या बता रहा है कि हमें जो अग्रीगेट एक्सपेंडिचर है जो कि एक प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है, तो जहाँ पे ये अग्रीगेट डिमांड और अग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होते हैं तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ जाती है। तो इतना हमारा लेबर वाला एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये और यहाँ पे हम कॉस्ट एंड रिसीट्स लिखते हैं, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अगर अग्रीगेट डिमांड इस तरह से ये नीचे आ जाती है तो ये देखिए इक्विलिब्रियम यहाँ नीचे सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको N1 लिख देता हूँ। तो ये क्या बताता है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कैन वी एस्टेब्लिश इवन बिफोर द फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी हम जो है इक्विलिब्रियम को सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। सेटअप अग्रीगेट डिमांड कम हो गई तो हो गई, ठीक है। तो ये कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हमने बात यहाँ पे की, ठीक है। और जो यहाँ पे देखिए कि अग्रीगेट डिमांड हमारी किन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, आपको पता है जनरली अग्रीगेट डिमांड में C+I है, ठीक है। कंजप्शन क्या होता है कि हमारा C डिपेंड्स ऑन इनकम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और MPC हमारी कांस्टेंट रहती है, ओके। और जो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए कि मनी सप्लाई जो है और जो लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस है वो इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं इनको 1 बाई 1 करके डिस्कस करूँगा। तो अभी तो मैं आपको ये जनरल आइडिया दे रहा था ये इफेक्टिव डिमांड यहाँ पे क्या होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि कीन्स का जो पूरा थ्योरी है इसको हम किस तरह से एक सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँ तो कैसे करूँ। तो देखिए मैं इसको डायग्राम के थ्रू कर देता हूँ कि हमारा एम्प्लॉयमेंट इनकम और आउटपुट का मॉडल है ये, ठीक है। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, जैसे मैंने बताया था ये आपका इफ़ेक्टिव डिमांड पे करेगा। इफ़ेक्टिव डिमांड मैंने क्या बताया, जो डिमांड जहाँ पे डिमांड सप्लाई इक्वल होता है, ठीक है। और ये इफ़ेक्टिव डिमांड कम है तो कम लेवल पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इफ़ेक्टिव डिमांड ज़्यादा है तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी होगा। तो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी इक्विलिब्रियम हो सकता है हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और डिमांड किन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, तो भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो डिमांड दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक हमारा करती है कंजम्पशन पे जो मैं इसको C के डिनोट कर रहा हूँ, और दूसरा डिपेंड करती है हमारी इन्वेस्टमेंट पे, आप इसको इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इनको 1 बाई 1 करके मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये कंजम्पशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब कंजम्पशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है आपका, कंजम्पशन करता है आपका दो चीज़ों पे, एक तो आपका MPC जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, और शॉर्ट रन में ये चेंज नहीं होती है, सेम रहती है, ठीक है। इस चीज़ पे डिपेंड करेगा। और कंजम्पशन आपका किस पे करेगा, डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करेगा। मैं जैसे ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे कंजम्पशन आ गया हमारा, मैं इसको कंजम्पशन को C लिख रहा हूँ, यहाँ पे A है ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया, और B हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आ गया, ओके। ये MPC आ गया, और हमारा ये Y डिस्पोजेबल इनकम आ गया। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपने पहले भी देखी हुई हैं कि किस तरह से ये चीज़ें डिसाइड होती हैं। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा बन गया। अब इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट भी दो चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा, ठीक है। एक मैंने क्या डिसाइड किया बताया था आपको कि इन्वेस्टमेंट एक तो आपका डिपेंड करेगा आपकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ठीक है। ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और दूसरा करेगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होता है जो मार्केट से कैपिटल को बोरो करके किया जाता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होता है कि आपकी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं,
कितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, तो वो उस चीज़ पे डिपेंड करेगा आपकी प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या है। प्रोस्पेक्टिव यील्ड का मतलब होता है कि आपको फ्यूचर में कितनी ज़्यादा इनकम आ रही है, ठीक है, इनकम आ रही है मतलब प्रॉफिट्स आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है। और फिर सप्लाई प्राइस क्या है आपके कैपिटल असेट्स का, तो ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का ये सीधा ही मान लो आपकी प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस कितनी है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आपकी प्रॉफिट की। और इस चीज़ को हम डिटेल में कहाँ एक्सप्लेन करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर में करेंगे, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होता है आपका, डिमांड और सप्लाई, मनी की क्या डिमांड सप्लाई है, जो पहले हमने डिस्कस किया है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपकी क्वांटिटी ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी क्या है, ठीक है, और दूसरा आपकी ये सप्लाई आ गया, क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई आ गया। और लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस क्या है, मतलब लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस, लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस आपकी क्या है, जो डिमांड फॉर मनी बोलते हैं, ठीक है। और लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस भी 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है आपकी, ये कीन्स ने डिटेल में डिस्कस किया है कि प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए आप मनी की डिमांड करते हैं। एक तो आप प्रिकॉशनरी मोटिव्स के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, ठीक है। दूसरा स्पेकुलेटिव, आप स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ भी करते हैं, ठीक है। और तीसरा आप ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए करते हैं, ठीक है, आपको डे टू डेज़ के लिए ट्रांजैक्शन के लिए पैसा चाहिए होता है। तो ये अलग 3 तरह की डिमांड्स है जो आपकी लिक्विडिटी डिमांड फॉर मनी को डिसाइड करती है। तो देखिए किस तरह से हमने कीन्स के सारे मॉडल को हमने इसको ब्रेक करके एक सिंपल मॉडल में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब देखिए एक हल्का सा और एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं कि कीन्स ने आगे क्या बताया था, कि इन्होंने थोड़ा सा जो वेज रिजिडिटी वाला मॉडल है तो उसको उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये वेज रिजिडिटी मॉडल, वेज रिजिडिटी क्या होता है कि जो वेजेस होते हैं वो स्टिकी होती है डाउनवर्ड्स, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। या इन डाउनवर्ड इनफ्लेक्सिबिलिटी इन वेज रेट रिजल्ट्स इनटू द इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये इन्होंने बताया था। तो क्लासिकल ने क्या बोला था कि वेजेस जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती है, जैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट होगा वेज रेट गिरेंगे और फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ इकोनॉमी अपने आप ही मूव कर जाएगी। पर केन्स बता रहे हैं ये वेज जो है ये नहीं जाती हैं ये, ठीक है। तो इसके भी कई रीज़न है, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा, ठीक है। तो वेज इज डाउनवर्ड इनफ्लेक्सिबल, ठीक है, कि डाउनवर्ड इनफ्लेक्सिबल नहीं है, ऊपर की तरफ तो फ्लेक्सिबल है, वेज रेट बढ़ेगी तो बढ़ेगी पर नीचे की तरफ गिरेगी नहीं कभी भी, ठीक है। एंड इट रिजल्ट्स इनटू द इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो इन्होंने बोला कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है, क्योंकि ये नीचे की तरफ जो है वो नहीं होती। और इसके कौन कौन से रीज़न है, तो इन्होंने सबसे पहला जो रीज़न इन्होंने बताया था मनी इल्यूजन के बारे में इन्होंने बात किया था। क्या बात किया था, मनी इल्यूजन, ओके। ये मनी इल्यूजन क्या होता है, ये होता है कि लोग जो है रियलाइज़ नहीं कर जाते, पीपल डू नॉट रियलाइज चेंज इन परचेजिंग पावर, पीपल do not realize change in the purchasing power and price changes, ठीक है। जब प्राइस चेंज होता है तो परचेजिंग पावर भी चेंज होती है, तो इसका जो रियलाइजेशन जो है लोगों को नहीं हो पाता है। जैसे ड्यूरिंग द रिसेशन क्या होता है कि डिफ्लेशनरी प्रेशर बन जाते हैं, जनरल प्राइस लेवल गिर जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि लोगों की तो जो है उनका परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। पर वो क्या करते हैं कि दे डू नॉट एक्सेप्ट द लोअर वेज व्हेन प्राइस डिक्लाइन। अब देखिए ना कि अब प्राइस गिर गया तो हर परचेजिंग पावर बढ़ गई, तो उनका वेज रेट भी कम होना चाहिए था, पर वो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, वो रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है कि वो मनी इल्यूजन के छोड़ के कि
वो दे आर कंसर्न अबाउट द रिलेटिव वेज, कि वो ये कंपैरिजन करते हैं कि उनके रिलेटिव वेज क्या है, वो दूसरों लोगों के साथ अपनी वेज का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। उनका कम नहीं हो रहा तो हमारा भी कम नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि उन्हें लगता है कि वो अपने एम्प्लॉयर को ब्लेम करते हैं कि उनका एम्प्लॉयर ही वेजेज को कम कर रहा है। तो इस तरह की सारी चीज़ें रहती हैं ये, ठीक है। तो मनी इल्यूजन भी एक सबसे बड़ा कारण है, ठीक है, कि उन्हें पता नहीं होता कि उनकी परचेजिंग पावर बढ़ चुकी है, ठीक है। और दूसरा फैक्टर है यहाँ पे इन्होंने बताया कि वेज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मोस्टली जॉब्स की होती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है कि 1 साल का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस केस में भी जो है वेज को कम नहीं किया जाता। और दूसरा मिनिमम वेज, ये मिनिमम वेज क्या होता है? मिनिमम वेज होता है कि एक मिनिमम वेज गवर्नमेंट द्वारा फिक्स कर दी जाती है और उसके नीचे जो है वेज को डिक्रीज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस केस में भी वेज जो है रिजिड हो जाती है, ठीक है। और फोर्थ जो रीज़न इन्होंने बताया है इसमें, कि फोर्थ रीज़न जो इम्पोर्टेंट है, एफिशिएंसी वेज, ठीक है। एफिशिएंसी वेज ये होता है कि हायर वेज आर ऑफर टू रिटेन द एफिशिएंट वर्कर। कई बार क्या होता है, जो एफिशिएंट वर्कर होता है उनको हायर वेजेज मिल जाए तो काम छोड़ के दूसरी जगह नहीं जाते हैं या अपना जॉब नहीं चेंज करते हैं, तो इसी कारण भी उनको हायर वेज दिया जाता है। हायर वेज रेट मेक्स अ वर्कर मोर एफिशिएंट। कई बार वेज हायर है तो वो एफिशिएंट बना देते हैं वर्कर को, ठीक है। दे डू नॉट वांट टू रिड्यूस एफिशिएंसी बाई लोअरिंग द वेज रेट। अगर वेज रेट को लोअर कर दोगे आप, लोअर हो जाएगा तो आपकी एफिशिएंसी या वर्कर जो एफर्ट्स पुटअप करते हैं वो नहीं करेंगे। उसके कारण भी कंपनी क्या करती है, एफिशिएंसी वेज रखती है, वेज को नॉर्मली जो वेज होती है उससे हायर रखती है, ठीक है। तो ये सारे रीज़न थे जिनके कारण जो है इकोनॉमी में जो है वेज रिजिडिटी होती है। वेज रिजिडिटी होती है तो उसके कारण क्या है कि इकोनॉमी में क्या आता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट रिस्टोर नहीं हो पाता है, ठीक है। और उसी तरह केन्स ने ये भी बताया कि एक एनिमल स्पिरिट के बारे में भी बात किया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एनिमल स्पिरिट्स का क्या बताता है कि पीपल डू नॉट मेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन बेस्ड ऑन द रैशनल थिंकिंग, ठीक है। इकोनॉमिक डिसीजन ड्यूरिंग द डिप्रेशन और पेसिमिज्म are not based on the intelligent thinking, ठीक है, या फिर लैक ऑफ रैशनैलिटी होती है। देखिए क्या होता है कि जैसे स्टॉक मार्केट गिर रही है, इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, तो उस केस में लोग है ना एक एनिमल स्पिरिट की तरह वो बिहेव करते हैं कि उनका जो भी डिसीजन होते हैं वो इकोनॉमिक या रैशनल या इंटेलिजेंट जो उनका जो थिंकिंग होती है उसके बेस पे नहीं होते, वो ज़्यादा सोचते नहीं है। जहाँ पे जो एक लोग जा रहे होते हैं वो उस तरफ ही वो डायरेक्शन में दौड़ रहे होते हैं, तो लैक ऑफ इंटेलिजेंट थिंकिंग होती है, ठीक है। तो इसको एनिमल स्पिरिट उन्होंने बताया कि जैसे रिसेशन आया तो फिर रिसेशन और ज़्यादा डीपर होता जाता है क्योंकि लोग उसी तरह बिहेव करते जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा केन्जियन थ्योरी था जिसके बारे में हमने बात किया यहाँ पे, ओके। तो ये भी सिंपल बिल्कुल मॉडल था, तो आप इसको अगेन गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।